महाराष्ट्र को लेकर लगातार राजनीतिक सियासत गर्म है। हमारे साथ अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा जी हैं। नवनीत जी, आपने जो मुद्दा उठाया था सचिन वाजे को लेकर, उसके बाद ये हंगामा हुआ, आपने संसद में भी उठाया, आपको धमकियां मिली। उसके बाद भी आगे बढ़कर ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी की फुटेज की जांच करा ली जाए। तो अब आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि महिलाओं को, जब हम महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाती हैं तो इंक्वायरी बाद में होती है, पर महिलाओं के तरफ से जो गुनाह एफआईआर करनी पड़ती है वो पहले पुलिस स्टेशन लेती है। ये नियम यही संसद में बनकर बाहर इम्प्लीमेशन हुआ है। और वो क्या मांग करेंगे, मैं खुद मांग करती हूँ। और जहाँ तक सीसीटीवी का फुटेज का जो सब्जेक्ट है, मेरे हर बात में ये स्पष्ट कहा गया है कि वो 2 सेकंड के फ्रिक्शन ऑफ टाइम में जब वो वॉकआउट कर रहे थे, वॉकआउट करते करते अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जेल में भेजना है, ऐसे बोलते बोलते वो निकले हैं। तो मैं खुद बोलती हूँ सीसीटीवी फुटेज आना चाहिए। और मेरे पीछे जो कलीग बैठे थे उन्होंने साफ तरीके से सबको कह दिया है कि हाउस के हमारे ओम बिरला जी बुलाकर मुझे स्पष्टीकरण पूछते हैं कि आपने ये शब्द सुने, तो वो स्पष्टीकरण जाके वहाँ पे देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं, हम जिस पार्लियामेंट में बैठे हैं, ना तो हमारे महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन है, ना ही वो मेरे विरोधक हैं। वो पर्सनली मेरे विरोधक नहीं है। जो मुझे लगेगा कि महाराष्ट्र के लोगों के हित में है और महाराष्ट्र की जनता के लिए अगर मैंने आवाज़ उठानी है संसद में, तो उसका जवाबदारी मेरे लोगों ने मुझे चुनकर यहाँ पर भेजा है एज ए इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट आना एक महिला को विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई भी फील्ड में अगर महिला जाती है, तो हमें सभी पुरुषों के सामने ये दिखाना पड़ता है कि हम तुमसे इसलिए अच्छे हैं, हम तुमसे लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरी कष्ट है उसके पीछे, मेरी बहुत सालों की मेहनत है, दिन रात एक किया है मैंने इस पोजीशन पे आने के लिए। नॉट टू क्रिएट एनी हल्ला गुल्ला इन दी सदन। आई रिस्पेक्ट, आई नो द डिग्निटी ऑफ दैट हाउस। मुझे वो सब चीज़ें पता है कि इस हाउस की मर्यादा, उस हाउस की रिस्पेक्ट किस तरीके से रखनी पड़ती है। इसलिए मैंने कल भी अर्जेंट इश्यूज पे ये बात रखी है कि अगर सदन के बाहर होता तो मैं उन्हें निपटने की ताकत रखती हूँ और वो मैं हैंडल कर सकती हूँ। संसद में जब चेयरपर्सन के सामने और हाउस में वो ऐसे बोल के निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है मैं गुहार उनको ही लगाना था। और मैंने चेयरपर्सन को कल गुहार भी लगाई कि न्याय की गुहार उनके तक है और वो न्याय दे सकते हैं। अगर ये चीज़, अगर पीछे के बैठे हुए सांसद मेरे अगर ओम बिरला जी को बोलते हैं, तो दिस विल गो टू द प्रिविलेज। और प्रिविलेज में ये कंप्लेंट होती है, तो प्रिविलेज तक ये जाएगी। यही मैं जानना चाह रही थी कि क्या प्रिविलेज कमेटी ने अभी तक कोई संज्ञान लिया, क्योंकि आपने रिटर्न में भी लेटर ओम बिरला जी को दिया था। 100% जब भी कुछ हाउस के अंदर, सदन के अंदर होता है, तो जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाहर भी अगर होते हैं, अगर उनकी कोई अधिकारी से या गवर्नमेंट अधिकारी से कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से, अधिकारी से, किसी से भी होती है, तो वो प्रिविलेज में आता है। और सदन के अंदर भी हुआ है, एक एमपी ने दूसरी एमपी को कोई थ्रेटनिंग किया तो उसका भी प्रिविलेज में जाता है। तो मैंने अपनी कंप्लेंट उनको दी हुई है। अगर ऐसे होता है महाराष्ट्र में, जब तक हमारे बाला साहेब ठाकरे थे आदरणीय, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार शिवसेना में जीवंत थे। अगर बाला साहब ठाकरे आज होते तो यहाँ तक ये बात विषय पहुँचता ही नहीं, क्योंकि आदरणीय बाला साहब ठाकरे महिलाओं की बहुत आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट सभी को देते थे। और हम तो उनके सामने बच्चों से भी बच्चे हैं हम। यानी कि आप कह रही हैं कि वो संगठन नहीं रहा शिवसेना और नेतृत्व में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। 100% है। वो संगठन ही नहीं रही, वो लीडरशिप ही नहीं रही, वो रिस्पेक्ट अपने लोगों के प्रति, जो अपनी विचारधारा छोड़कर, जिस विचारधारा से जिंदगी भर लड़े बाला साहब ठाकरे, आज वो विचारधाराओं को छोड़कर ऐसे विचारधारा के साथ जाके बैठ गई सिर्फ सत्ता के लालच में। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पक्ष में अब वो विचारधारा कहीं भी महत्व नहीं रखती है। ये सत्ता बदलाव जब हुआ, तब से सब लोगों ने खुद पूरे देश में देखा है। मुझे बोलते हुए गूज बम आ रहे हैं कि ये चीज़ें, जो महाराष्ट्र की बेटी हूँ मैं, जन्म वहाँ हुआ है, पली बड़ी हूँ, पेरेंट्स वहाँ के हैं, मेरा ससुराल वहाँ का है, और जिस महाराष्ट्र में मैं महिलाओं के रिस्पेक्ट
के देखते आ रही हूँ। आज वही महाराष्ट्र के एमपी, एक महिला एमपी के बारे में अगर किसी को बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल में डालेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरा अपमान नहीं, पूरी महिला जितनी महाराष्ट्र में जितनी भी महिलाओं ने अपना नेतृत्व रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, ये उन सभी महिलाओं का अपमान है। और महिलाओं को सबसे इम्पोर्टेंट, जब कोई महिला किसी ऑफिस में काम करती है, किसी ऑफिस में काम करती है, किसी फील्ड में काम करती है, हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। संघर्ष के साथ महिलाओं का जीवन जुड़ा है और वो संघर्ष लेके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आगे भी संघर्ष करती रहूँगी, करती थी, करती रहूँगी और आगे भी महिलाओं की आवाज़ बनी और बनी रहूँगी। इस किसी के डराने से धमकाने से मैं चुप नहीं बैठूंगी। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहती हूँ। नवनीत जी, अरविंद सावंत अपने बचाव में ये भी कह रहे हैं कि उनसे आपसे उनकी पहले से अच्छी से बातचीत होती थी और आप लोग दोनों के बीच मजाक भी हुआ करते थे, लेकिन ये बातें अब उन्होंने इस तरह से उठाई हैं जो आप मानती हैं कि एक महिला सांसद को अगर संसद में ही धमकी मिल रही है तो क्या महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित होंगी? मैंने यही चीज़ कल सदन में अर्जेंट इश्यूज पे बोली है कि अगर इस हाउस में ऑलरेडी कंपैरेटिवली पुरुषों के बराबर महिला की संख्या बहुत कम है, महिला राजकारण में आने के लिए वैसे ही बहुत डरती है, और अगर ऐसी धमकियां हाउस के अंदर अगर मिलने लग जाएंगी तो महिला ये हाउस पे भी विश्वास रखेंगी कि नहीं रखेंगी। किसी के विरोध में बोलना है, अपने विचार रखना है कि किसी पार्टी के अगेंस्ट बोलना है, इस चीज़ पे अगर डरने लग गई महिलाएं तो यह हाउस में कैसे आ पाएंगी? अगर एक एमपी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है सदन में इनके थ्रेटनिंग करने से, तो बाहर ये महिलाओं के साथ महाराष्ट्र में किस तरीके से पेश आते होंगे, ये तो आप लोगों को अंदाजा सीधे तरीके से लगना चाहिए। सचिन वाजे को लेकर आपने एक बार ये भी सवाल उठाया था कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है या सबूत मिटाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आपने पहले भी कहा था कि आपको धमकियां मिल रही हैं। जब आपने ये बात संसद में उठाई है उसके बाद क्या धमकियां मिलना बंद हुई या फिर इस तरह की कोई? मुझे लगता है अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं हमारे ये इशू को रन होते हुए, और बाहर रहा तो लड़ने के लिए मैं सक्षम हूँ। जिस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो लड़ के ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये सदन में इंसिडेंट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये सदन में इशू उठाया है। अदरवाइज ये कहीं बाहर होता तो उसकी जवाबदारी और उससे लड़ना और उससे निकलना ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है और मैं करूँगी। बाहर अगर मुझे कोई मिलता है, पहले भी बहुत सारे पत्र आए कि तुम्हारे चेहरे पे, जिस चेहरे पे तुम गुरूर करते हो, ऐसे डाल देंगे कि तुम्हें कहीं घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद ऐसे भी मुझे फ़ोन आए हैं कि तुम्हारी लायक नहीं है तुम, कि तुम हमारे उद्धव ठाकरे के बारे में बात करें। मुझे लगता है हम जब 25 लाख लोगों का रिप्रेजेंट हम यहाँ कर रहे हैं तो हमारे में बहुत सारी चीज़ें लायक और नहीं लायक की कंपैरेटिवली में ज़्यादा ही रहती हैं। तो मुझे लगता है उस चीज़ के बारे में बहुत सारी थ्रेटनिंग आई, मैं ओवरलुक करती आई। पार्लियामेंट के यहाँ पे मुझे लेटर जब मिला तब यहाँ पे मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कराई है, और उन चीज़ों को मैं फेस करते करते आगे तक पहुँची हूँ। और शिवसेना की जो राजनीति है, जिस तरीके से वो राजनीति महाराष्ट्र में कर रही है, हर चीज़ में वो फेलियर है। पिछले 1 सालों में अगर आप देखते हैं, कोविड की संख्या हम पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में अव्वल नंबर में है। डेथ रेट्स में भी हम अव्वल नंबर पे हैं। हेल्थ फैसिलिटी में हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। और अगर ये सरकार जब से आई है तो सिर्फ प्रकरण बाहर निकल रहे हैं। कभी कोई मंत्री का राजीनामा आ जाता है, कभी कोई मंत्री कोई केस में अटक जाता है, कभी कोई 100 करोड़ में आ जाता है, 100 करोड़ में आ जाता है। सचिन वाजे की इंक्वायरी कौन कर रहा है? सचिन वाजे किसकी इंक्वायरी कर रहे हैं? सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को कैसे मारा? सचिन वाजे ने अंबानी के घर के बाहर लेटर कैसे फेंका? तो वही स्कॉर्पियो जो सचिन वाजे चला रहे थे, वही स्कॉर्पियो अंबानी के घर के बाहर कैसे मिलती है? ये सब चीज़ों को देखते हुए समझ में आता है कि उद्धव ठाकरे जी इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व है। और जब हमारे आदरणीय पवार साहब जब स्पष्टीकरण देते हैं गृह मंत्री की बाजू लेके, तो वहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि उन्होंने हाथ ऊपर खड़े करके ये कह दिया है कि इस केस में हमारी पार्टी का कोई भी संबंध नहीं है। अब जो करेंगे वो उद्धव ठाकरे करेंगे। राजीनामा लेना है तो उद्धव ठाकरे लेंगे, इंक्वायरी करानी है तो उद्धव ठाकरे लेंगे। उन्होंने इनडायरेक्टली उनके ऊपर ब्लेम किया, मैंने डायरेक्टली ब्लेम किया। अंतर सिर्फ इतना ही है, पर शब्द एक ही है। अभी तक गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं हुआ, क्या मानती है ऐसे में जांच निष्पक्ष हो पाएगी और क्यों बचाया जा रहा है अनिल देशमुख? मुझे लगता है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के
इसमें कुछ भी हल नहीं होना है। इसमें जो मुखिया हैं इसके, वो उद्धव ठाकरे जी हैं। इंक्वायरी अगर करनी है तो वो उद्धव ठाकरे जी की होनी चाहिए, सचिन वाजे की होनी चाहिए और परमवीर सिंह की होनी चाहिए। वही परमवीर सिंह है जिन्होंने, ये सरकार ने उनको पोस्टिंग दी है। मुंबई जैसे फाइनेंशियली रेवेन्यू देने वाला शहर, अगर वहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर कोई बिठाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी और उसकी काबिलियत पर ही उन्हें वो पोस्ट दी जाती है। जब इन्होंने दी, आज वो बोलते हैं कि वो किसी और पार्टी के हैं, दूसरे पार्टी को बिलोंग करते हैं, पर सरकार तो आपकी है सरकार, तो आप कैसे बोल सकते हैं? और इस पद पे बिठाने वाले भी आपकी सरकार है। तो बोलते समय बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, तभी, क्योंकि आप लोगों को बहुत लोग फॉलो करते हैं, हम तो अभी बहुत नए हैं, हमने सिर्फ पैर रखना शुरू किया है, अभी तो हमने चलना भी शुरू नहीं किया राजनीति में। इतने नए हम लोग हैं, पर जितना हमें समझता है उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को समझता है, मुझे लगता है, राजनीति के जो हमारे सभी नेता हैं महाराष्ट्र के। तो अगर मुझे समझ रहा है कि सरकार किसकी और पोस्टिंग किसकी हो रही है, और आज क्यों बुरा है, कल क्यों अच्छा था, और क्यों पोस्टिंग दी जाती है वो अधिकारी को, तो उससे स्पष्ट दाखिल होता है कि आपके विरोध में गए करके वो व्यक्ति दूसरे पक्ष को बिलोंग करता है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों पे डिस्कशन करने से अच्छा, जो मेन इनके 17 साल सचिन वाजे किनके लिए काम कर रहे थे, 17 साल सस्पेंड रहने वाला अधिकारी, नहीं तो एक प्राइवेट ऑफिस से भी अगर एक वर्कर को निकाल दिया जाता है तो चप्पल घस जाती है सॉरी बोलते बोलते, पर उन्हें रीज्वाइनिंग नहीं करते प्राइवेट ऑफिस में भी। तो ये तो गवर्नमेंट की जॉब है जहाँ पे 17 वर्ष वो अधिकारी सस्पेंड रहता है, और उन्हें इमीडिएट उद्धव साहब आने के बाद उन्हें रीज्वाइनिंग होती है और क्राइम यूनिट का हेड बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से साफ जाहिर होता है कि उद्धव ठाकरे जी सचिन वाजे के कितने क्लोज थे और वो क्या काम करते थे। और आज भी इतने दिन ये प्रकरण के हो गया, पर अभी तक हमारे सीएम साहब ने, उद्धव ठाकरे ने आकर बाहर इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। तो इससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और एनआईए ने अगर अच्छे से जांच की तो दूध का दूध, पानी का पानी 100% होगा। आपको धमकियां मिली हैं, क्या आपने कोई अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है? क्या प्रधानमंत्री ने इस बारे में आपसे कोई बात की या संज्ञान लिया? मुझे लगता है कल ही मैं उनको पत्र दे के आई हूँ, परसों, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी हर एक पत्र का जवाब ज़रूर देते हैं। वो कितने भी व्यस्त रहें, कितने भी पूरे देश के काम करते हो, पर एक एमपी के जब कोई भी पत्र जाता है, सामान्य वर्कर का भी पत्र जाता है, तो उसके भी रजिस्टर्ड करते हैं और उन्हें रिप्लाई ज़रूर देते हैं। और मैंने कोई सिक्योरिटी की मांग नहीं की है, ना मैं डरती हूँ, ना मैंने सिक्योरिटी की मांग की है। वो डिपार्टमेंट हैंडल करेगा क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। मेरी जवाबदारी है कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आने वाले समय में कोई भी सांसद सदन में आता है तो उसे इस डर का एहसास नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी के विरोध में बोलती हूँ तो आगे मेरे साथ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो डर निकालने के लिए मैंने कल न्याय की गुहार भी चेयरपर्सन को लगाई है। और मुझे लगता है हर किसी ने अपनी आवाज़ दबानी नहीं चाहिए। हम राजनीति में आए ज़रूर हैं, ना किसी से दबने के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए। अगर मैं लोगों की आवाज़ बनकर यहाँ आवाज़ उठा रही हूँ तो मेरी आवाज़ मैं नहीं दबा सकती हूँ, ये मेरा संविधान मुझे सिखाता है, और आगे भी मैं इसी तरीके से लड़ती रहूँगी। एक आखिरी सवाल नवनीत जी, ये भी आप पर आरोप लगाया गया कि आप जहां से चुनाव लड़कर जीती हैं वहां से पहले शिवसेना के नेता अड़सुल साहब जीत कर आए थे और आप दोनों के बीच कुछ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं, इसलिए आप हमेशा उद्धव ठाकरे या शिवसेना के ऊपर आक्षेप लगाती हैं। मुझे लगता है कि पहले भी मैं उनके विरोध में हार चुकी हूँ, तो हार जीत ये मेरे इलेक्शन का सब्जेक्ट है। मैं हारती हूँ या मैं जीतती हूँ। अब मेरे इलेक्शन 3.5-4 वर्ष हैं, जब वो इलेक्शन आएंगे तब आरोप प्रति आरोप होते हैं। 5 वर्ष राजनीति आरोप प्रति आरोप में नहीं चलते हैं। हमें बहुत से काम है आरोप और प्रति आरोप के अलावा भी। हम जो भी चीज़ें होंगे वो बाहर अच्छी तरीके से लड़ते हैं। जो चीज़ सदन के अंदर हुआ है उसे सदन में लाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता था और मैंने वो किया। तो जाहिर तौर पर नवनीत राणा जी का कहना है कि उन्होंने आवाज उठाई है और एक जनता के प्रतिनिधि होने के तौर पर ये आवाज उठाई है और किसी धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं और इस तरह के अन्याय के खिलाफ आगे भी आवाज उठाती रहेंगी।